नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो सीधे रुख करते हैं न्यूज़ एट 10 का और देखते हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी किया हुआ है। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पड़ा कमजोर। मौसम विभाग ने कहा आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद। जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात में बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 23 लोगों के जख्मी होने की खबर। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं आए सामने। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी। हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा दिन। सम्मेलन में 19 सदस्य देशों के अलावा 200 से भी अधिक डेलीगेट्स शामिल। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत कृषि समेत टिकाऊ जैव विविधता और जलवायु समाधान जैसे विषयों पर चर्चा। महाबलीपुरम में चल रही W20 बैठक के अंतिम दिन आज 3 सत्रों में होगी चर्चा। कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक को किया संबोधित। कहा महिलाओं के प्रति बिना किसी भेदभाव के बनाने चाहिए डिजिटल उत्पाद। चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और मलेशिया होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र का सामना जापान से। इंडोनेशिया ओपन क्वार्टर फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अंतिम 8 में पेश करेगी भारतीय चुनौती। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज का आगाज आज से बर्मिंघम में एजबेस्टन के मैदान पर खेला जाएगा पहला मैच। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की, जहां सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। आज तड़के शुरू हुए मुठभेड़ की वजह से 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए 5 आतंकी विदेशी हैं। कुपवाड़ा जिले के जुमागुंड इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुपवाड़ा पुलिस को सूचना मिलने के बाद सेना और पुलिस के संयुक्त दल के बीच मुठभेड़ सुबह से जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। इस वक्त की सभी बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। शब्बीर, तो कुपवाड़ा में जिस तरह से ये जो मुठभेड़ हुई है जिसमें 5 आतंकियों को ढेर किया गया है, इस वक्त क्या ताजा हालात है? ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों और आर्मी के लिए। आज जो है सवेरे जो खबर मिली है कि एलओसी के करीब कुपवाड़ा से टाउन से समझो 35 किलोमीटर की दूरी पे एलओसी पे जो एक मुठभेड़ हुई है उसमें 5 आतंकियों को गिरा डाला है। और ये जो है एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था, घुसपैठ हुआ था पाकिस्तान की ओर से और कल और परसों रात के दरमियान। और एलओसी के पास जो एक जमगुंड एरिया है जो बिल्कुल घना एरिया है, जहाँ पे बिल्कुल
काफी पेड़ हैं और एलओसी के पूरा ऊपरी इलाका है। और ये एरिया है जो है जिसमें समर्स में जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग गुजर बकवाल जो है अपना माल मवेशी लेके ऊपर जाते हैं, वहां पे उनके डोके होते हैं, उनके घर होते हैं, दूर दूर फैले हुए घर होते हैं। ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है अभी पूरा जो कितने लोगों के कितने टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन हुई है अभी पता नहीं है, लेकिन जो 5 को मारा गया है इसके और अभी कार्रवाई जारी है, तलाशी कार्रवाई पूरा ऑपरेशन जारी है। इन्होंने जो है मिलिटेंट जो इन्फिल्ट्रेशन होके लोकल जो लोग हैं वहां पे उनके घरों में बना ली थी। उसके बाद जो ह्यूमन इंटेल रिपोर्ट्स मिली है आर्मी और पुलिस को, उन्होंने पूरे एरिया को कार्डन में लेके लोगों को वहां से निकाला है, जो आम लोग हैं वहां से निकाल के घर घर तलाशी लेके, और ये जो है आज सवेरे जो है वहां से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है और पूरी तौर पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जिसमें जो है 5 आतंकी को मार गिराया गया है। इनकी शिनाख्त की गई है किस आतंकी संगठन या अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसमें जो है कितने आतंकी हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और ये किस तंजीम या किस ऑर्गेनाइजेशन से है उसके भी सूचना नहीं मिली है। लेकिन अभी जो वहां पे जो है तलाशी कार्रवाई जारी है, ऑपरेशन अभी जारी है। जो ही मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद या पूरे दिन डलते ही जो ऑपरेशन खत्म होगा तो ये सारी जानकारी जो है हमको मिल पाएंगी। और हमने कल भी देखा था, मंगलवार की अगर बात की जाए इस हफ्ते में शब्बीर, तो तब भी माछिल सेक्टर के आसपास इसी तरह से ऑपरेशन चलाया गया था और वहां पर भी जो दहशतगर्द हैं उन्हें मार गिराया गया था। देखिए, अगर हम अब बात करें जो इन्फिल्ट्रेशन का यूजुअली ट्रेंड रहा है पिछले कई सालों से, यही इसी मौसम में जो है, इसी जो समर में है, यहाँ पे भी जो गर्मियों का मौसम है या गर्मी ठीक है और ऊपरी इलाके में जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है और जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है वो थोड़े क्लियर होने लगते हैं और उसी का फायदा उठा के जो है पाकिस्तान से जो आतंकी है वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि इसी मौसम में जो भी इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हो जाता है और हमारे फोर्सेस को तुरंत जो इन्फॉर्मेशन मिलके वो पूरी कार्रवाई करके इन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम बनाते हैं और जो इन्फिल्ट्रेट हुए आतंकी होते हैं उनको मार गिराने में कामयाबी पाते हैं। और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है शब्बीर, तो साफ तौर पर जी जी हाँ, अभी पूरा जो है वहाँ जो ऑपरेशन जारी है, घर घर तलाशी ली जा रही है और गना एरिया है, बॉर्डर के एरिया है, ये वहाँ पे जो है ऑपरेशन लेकिन कंटिन्यू करना एक चैलेंज रहता है, घर घर तलाशी लेना एक चैलेंज रहता है। इसमें मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा। ऑपरेशन पूरी तौर है, वहाँ पे पुलिस, आर्मी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी तैनाती वहाँ पे हैं, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि कुछ और आतंकी वहाँ छुपे। एक चीज और जानना चाहूंगी आखिर में शब्बीर, जिस तरह से जो हथियार बरामद हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा होगा कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ये घुसपैठ की जा रही थी। देखिए, इसको इस चीज से भी देखा जाता है, अभी कुछ दिनों में यहाँ पे कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो उसको भी देख के ये एक बड़ी उपलब्धि है कि अटेम्प्ट को नाकाम बनाया गया और 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। कहीं ये इससे भी लिंक किया जा सकता है कि क्या अगर ये लोग ये आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब होते और कश्मीर घाटी में वे आ जाते तो पता नहीं उनके मंशे क्या थे और जो अमरनाथ यात्रा है उसको रखना डालने में कुछ कहीं उनका मंशा तो नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को जो है वो मार गिराया और अभी भी जो तलाशी अभियान है वो जारी है कुपवाड़ा मेलोसी के पास। बढ़ते आगे और बात करते हैं बिपरजॉय को लेकर। तो गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कमजोर जो है वो पड़ गया है और मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने के बाद आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। गुजरात में कल बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 22 लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई। तटीय इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। इससे पहले गुजरात तट से 17 मई 2021 में तोकते तूफान टकराया था। अरब सागर में उठा बिपरजॉय इस साल का पहला तूफान है। बिपरजॉय अरब सागर का सबसे लंबा तूफान भी बन चुका है। इसकी लाइफ 10 दिन 12 घंटे की है। इससे पहले 2019 में आए क्यार की लाइफ 9 दिन 15 घंटे चली थी।
मौसम विज्ञान विभाग की क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय आज दोपहर तक कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और इसके बाद शाम तक डिप्रेशन में बदल जाएगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, वो अभी क्रॉस कर चुका है कोस्ट एंड उसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्टवर्ड था एंड उसका स्पीड था 115 किलोमीटर पर आवर टू 125 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। जब वो क्रॉस किया है उसका विंड स्पीड ऐसे था और वो क्रॉस किया है जखाऊ पोर्ट का 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी अगले मतलब नून तक, आज 12 बजे तक नून तक फिर फर्दर वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। और मुंबई में भी आज चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो यहाँ पर भी सतर्कता के साथ जो है काम किया जा रहा है। लगातार जो पर्यटक हैं और जो मछुआरे हैं उन्हें समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। खबर राजस्थान से, जहां के जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के असर से आज और कल तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कम असर के साथ आज गुजरात से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने की संभावना है। जयपुर के मौसम विभाग ने बाड़मेर और जालौर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया। कई जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जिलों में एसडीआरएफ जबकि अजमेर में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग सेना और वायुसेना के साथ भी लगातार संपर्क में है। नागरिकों से घर पर रहने की सलाह उन्हें दी गई है। बात असम की करते हैं, जहां के लखीमपुर में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं G20 से जुड़ी बैठकों को लेकर। तो हैदराबाद में चल रही G20 समूह की बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज G20 बैठक में भाग लेने वाले सभी मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल के अन्य प्रमुखों का स्वागत करेंगे। इस दौरान मंत्री स्तरीय कार्यक्रमों में 3 समानांतर सत्रों में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत कृषि पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान खासतौर पर महिलाओं की अगुवाई वाले कृषि, टिकाऊ जैव विविधता और जलवायु समाधान पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय चर्चा शामिल होगी।
G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की करिश्माई व्यक्तित्व के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि G20 बैठक के जरिए भारतीय कृषि में हो रहे शोध और नवाचार से वैश्विक जगत को अवगत कराने का बेहतर अवसर है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव से बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक उभरती हुई महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उसी का जीवन परिणाम है G20 की बैठक। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद है। किस तरह देखते हैं भारत को एक शानदार ये सौगात मिली है G20 की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शानदार कार्य हो रहा है। आपने उद्घाटन किया प्रदर्शनी का जो भारत में कृषि के नवाचार और शोध हो रहे हैं उसको देश और दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत की अध्यक्षता में G20 का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज कृषि के अंदर भारत जो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हो या उत्पादन की दृष्टि से हो, और आज फूड सिक्योरिटी हमारा विशेष मिशन भी है, और चाहे सीरियन मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात हो, तो ये सारी चीज़ों को देखकर निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है। आज यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी है या प्रेसिशन एग्रीकल्चर के माध्यम से किसान खेती करने लगा है, सेंसर बेस्ड खेती करने लगा है। तो ये आज भारत का किसान है, वो जो हमारे स्टार्टअप है, वो आज युवा है, वो कृषि के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इस G20 के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि आज लगभग यहाँ पर 30 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो इस देश की और पूरे विश्व की एग्रीकल्चर के विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की या पीपल फॉर प्लेनेट की या डिजिटल एग्रीकल्चर की, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको पूरी दुनिया भारत की तरफ उत्साहित होकर देख रही है और आज का दिन इसी के नाम रहेगा। तो इसमें क्या खास बात होगी? आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जीबिशन के अंदर आपने देखा होगा कि चाहे सोयल हेल्थ कार्ड की मशीन हो या प्रेसिशन एग्रीकल्चर का मॉडल हो या जिस तरह से यहाँ पर सेंसर बेस्ड खेती का हो या इस तरह से अलग अलग, चाहे उन्होंने बाय प्रोडक्ट या प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उन्होंने स्टार्टअप ने जो काम किया है, और आने वाला समय निश्चित रूप से भारत की कृषि का पूरे विश्व में होने वाला, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज है वह भारत की टेक्नोलॉजी आज दूसरे देश के लोग अडॉप्ट करने लगे हैं। और पहले कोई एक समय था कि विश्व के दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आती थी और उसको बरसों लग जाते थे किसान तक पहुँचने में। आज हमारे देश का स्टार्टअप है और जो नई नई टेक्नोलॉजी को निकालकर और किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। महिलाओं को कृषि के जरिए उद्यमशील बनाना, सतत कृषि विकास और उद्यमशीलता के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के विषय को लेकर भी हम पूरी दुनिया को एक तरह से कृषि क्षेत्र में मार्गदर्शन देंगे। तो ये विषय कितना महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में? ऐसा है कि कृषि के अंदर हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर जगह देखने को मिलती है और आज इस देश के अंदर ऐसी स्टार्टअप महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और निश्चित रूप से उद्यमशीलता की दृष्टि से भी इस कृषि का बहुत आने वाले समय में लाभ होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर देश के जो किसान का बेटा है वो कृषि जो छोड़ रहा था अब वो वापस कृषि की ओर आएगा। तो ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं, जिनका मानना कि G20 की कृषि से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक के आयोजन से एक और जहां भारत से जुड़े कृषि, शिक्षा, शोध और अनुसंधान को वैश्विक जगत को देने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर भारत को उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज। वहीं महाबलीपुरम में चल रही W20 बैठक का आज अंतिम दिन है। आज 3 सत्रों में चर्चा होगी। ये 3 सत्र अदृश्य बाधाओं को दूर करना, व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और अर्थव्यवस्था के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश विषयों पर होंगे। W20 शिखर सम्मेलन महिला सशक्तिकरण की क्षमता विषय पर आधारित सत्र के साथ संपन्न होगा। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की शक्ति का प्रदर्शन और विश्व में समग्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महिलाओं के योगदान को स्वीकारना है। इससे पहले कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक को संबोधित किया था। स्मृति ईरानी ने जेंडर डिजिटल डिवाइड की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति बिना किसी भेदभाव के डिजिटल उत्पाद बनाने चाहिए।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हो रहे जो विस्थापित हैं उनमें महिलाओं की संख्या 80% है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नड्डा केंद्र में भाजपा के अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर दक्षिण त्रिपुरा के सांतिर बाजार में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा राज्य में जो संगठन की स्थिति है उसका जायजा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष संगठनात्मक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जेपी नड्डा का राज्य के प्रमुख हस्तियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर के नौशहरा की 3 चचेरी बहनें तूबा बशीर, रुतबा बशीर और अरबिश ने नीट की परीक्षा पास की। तीनों की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं तीनों ने अपनी सफलता का क्रेडिट परिवार माता पिता को दिया। उधर 3 चचेरी बहनों को ये जो सफलता है उसकी खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग उनके परिवार को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नीट की परीक्षा पास करने वाली रुतबा बशीर ने कहा कि हमें बहुत खुशी है। नीट परीक्षा की तैयारी के लिए हम कक्षा 11वीं में से ही जुट गए थे और हमने बहुत अभ्यास किया। हमारी कामयाबी का श्रेय हमारे माता पिता को जाता है जिन्होंने हमें बचपन से सपोर्ट किया है। बहुत खुशी हुई थी, एक नर्वसनेस भी थी, रो भी रहे थे हम, बहुत खुशी थी हमें। और 3 हमने एक ही साथ क्वालिफाई किया तो उसकी ट्रिपल खुशी थी हम सबको। यहाँ पर इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल जो राजौरी कदल में वाक़ा है वहीं पर हुई थी। वहीं हम नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब ज्यादा उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है। उन्होंने हमें फ्रॉम बचपन से सपोर्ट किया। उनका भी यही ड्रीम था तो हमारा भी, तो उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया ये कि आप इसी फील्ड में जाओ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। अरबिश बशीर ने भी अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था, माता पिता से हमें शुरू से ही पूरा सपोर्ट मिला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं और क्योंकि मॉडर्न ज़माना इस टाइम नेट भी है तो उस वजह से जो थोड़ा सा जो हर्डल्स है वो अब कम हो रही है। तो उस वजह से अब यहाँ के बच्चे भी निकल रहे हैं। आई बिलीव कि यहाँ से इससे भी ज़्यादा बच्चे इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। फैमिली में हमें डॉक्टर साइड से तो कोई नहीं था। ये खुद का ही मुझे था कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, बचपन से ही था। होलिस्टिक इज़ अ वेरी शॉर्ट वर्ड, पूरा ही सिर्फ पेरेंट्स की वजह से ही है क्योंकि उन्होंने ही सपोर्ट किया। उन्हें ही माइंड में रखना है कि ये पहला अटेम्प्ट है, यही लास्ट अटेम्प्ट है। तूबा बशीर ने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम तीनों एक साथ नीट की परीक्षा को पास कर चुके हैं क्योंकि हम पहले से ही एक साथ स्कूल और कोचिंग जाते थे और हम सब ने सोच रखा था कि हम MBBS की इस परीक्षा को भी पास करेंगे। हम तीनों ने एक साथ क्वालिफाई क्योंकि हम पहले से एक साथ ही पढ़ते थे। वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, वी जॉइंट कोचिंग टुगेदर और हमारे बीच हमेशा ऐसा होता था कि वी शुड क्वालिफाई। हमने सोच के रखा था कि वी ऑल विल बिकम डॉक्टर्स एंड विल क्वालिफाई MBBS। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री की आगामी अमेरिका यात्रा पर अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर काम करने का अवसर है। It's an important visit. At this moment in time, you're seeing the U.S.-India relationship grow. Obviously there's, geopolitical challenges within Asia and so forth. And then India is also a rising economic power. So, I think there's an opportunity to work on the U.S.-India trade relationship. We're talking a lot about supply chains and, coming out of the pandemic. I think there's a real opportunity for the two countries to grow together. प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के पहले ही अमेरिकी सांसदों में भी उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिकी सांसद माइक लॉलर ने अमेरिका के और भारत के संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया।
I look forward to welcoming Prime Minister Modi to the United States Capitol and hearing his address to a joint session of Congress later this month during his historic state visit. The United States and India have an important strategic partnership and a special bond, shaped by our mutual commitment to global peace and prosperity. As Prime Minister Modi said in his 2016 visit to D.C., our relationship is primed for a momentous future. It is critical that we strengthen the Indo-American partnership as we work together to advance our mutual interests and our shared commitment to democracy. As India celebrates its 75th year of independence, we join with the people of India in celebrating the success of the world's largest democracy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा पर जॉर्जिया सांसद जो हैं वो ड्रू फिग्यूरसन, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध रणनीतिक और वैश्विक है। ये साझेदारी दुनिया भर में वैश्विक रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। The relationship between the United States and India is strategic and global. It's a partnership guided by strong political will on both sides. It's built on the shared values of democracy, freedom, and respect for the rule of law. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity, and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा पर अमेरिकी सेनेटर शेराड ब्राउन ने कहा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का वो स्वागत करते हैं। हम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी उत्सुक हैं। Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian American community. Indian Americans serve our nation honorably in the military. They're part of the fabric of our state. In my home in Cleveland, we're the only city in the world with a statue of Gandhi on a street named for Martin Luther King Jr. How cool is that? I go to work for these Ohioans every day, just as I know you do for the Indian people. Our countries are united through our shared democratic values. Ours is the oldest, yours is the largest. We look forward to finding all kinds of ways to strengthen relations between our two countries. भारतीय विज्ञान मानक परिषद ने विज्ञापन में ऑनलाइन भ्रामक डिजाइन पैटर्न के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिन्हें आमतौर पर डार्क पैटर्न के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कंपनियों को अपने वायदे में किसी भी तरह की चूक करने, सामान या सेवाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जानकारी देने या स्पष्ट सूचना देकर ग्राहकों को गुमराह नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश स्वनियामक हैं और 1 सितंबर से प्रभावी होने वाले हैं। दरअसल डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं को कोई विशेष सामान खरीदने या फिर सेवाएं लेने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही इसके लिए वो अपनी विशेष सहमति दें या फिर नहीं। इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में कई तरह के डार्क पैटर्न प्रचलित हैं। इनमें से कुछ अप्रत्यक्ष विज्ञापन होते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को जबरन सक्रिय होने, मन बदलने आदि के लिए बाध्य किया जाता है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी स्पष्ट नहीं होती। ASCI के दिशा निर्देशों से पता चलता है कि कंपनियां अगर कीमतें स्पष्ट नहीं करती, तब उसे भ्रामक माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बायोफ्यूल की कंपनियों से कहा कि वो जलवायु प्रगति को बाधित करने की कोशिश बंद करें। गुतेरेस ने कहा कि देशों को तेल, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करना चाहिए ताकि जलवायु विनाश को टाला जा सके। गुतेरेस ने संवाददाताओं से कहा कि समस्या केवल जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन की नहीं है, बल्कि जीवाश्म ईंधन की अवधि भी एक मुख्य समस्या है। इसका समाधान स्पष्ट है कि दुनिया को जीवाश्म ईंधन छोड़कर अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। खबर कनाडा से, जहां के मैनिटोबा प्रांत में एक सेमी ट्रेलर ट्रक एक छोटी बस से जा भिड़ा। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है और 10 अन्य लोग घायल हुए। बस में ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही सवार थे। पीड़ित एक स्थानीय कसिनो के रास्ते में थे। विनिपेग से 170 किलोमीटर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम मैनिटोबा में कारबेरी शहर के पास और हैदराबाद में जारी G20 समूह की बैठक में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश जो है वो अब सुनाया जाएगा। आइए सीधे चलते हैं।
Excellencies, ladies and gentlemen, Namaskar. I welcome you all to India. Agriculture is at the heart of human civilization. And so, as agriculture ministers, your task is not simply that of handling one sector of the economy. You shoulder a big responsibility for the future of humanity. Globally, agriculture provides livelihood for over 2.5 billion people. In the global south, agriculture accounts for almost 30% of GDP and over 60% of jobs. And today, this sector faces several challenges. The supply chain disruption caused by the pandemic have been worsened by the impact of geopolitical tensions. Climate change is causing extreme weather events more and more frequently. These challenges are felt most by the global south. Friends, I want to share with you what India is doing in this most vital sector. Our policy is a fusion of back to basics and march to future. We are promoting natural farming as well as technology-enabled farming. Farmers all over India are taking up natural farming now. They are not using synthetic fertilizer or pesticides. Their focus is on rejuvenating the Mother Earth, protecting soil health, producing per drop more crop, and promoting organic fertilizers and pest management solutions. At the same time, our farmers are proactively using technology to boost productivity. They are generating and using solar power on their farms. They are using soil health cards to optimize crop selection and drones to spray nutrients and monitor their crops. I believe this fusion approach is the best way to address several issues in agriculture. Friends, as you know, the year 2023 is being celebrated as the International Year of Millets. You will find a reflection of this on your plates in Hyderabad with many dishes based on millets or Sri Anna, as we call it in India. These superfoods are not only healthy to consume, but they also help raise the income of our farmers by using less water, needing less fertilizer, and being more pest resistant. Of course, millets are not new. They have been cultivated for thousands of years.
but markets and marketing had influenced our choices so much that we forgot the value of traditionally grown food crops. Let us embrace Sri Anna millets as the food of our choice. As part of our own commitment, India is developing an Institute of Millets Research as a center of excellence for sharing best practices, research and technology in millets. Friends, I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security. We must find ways to build sustainable and inclusive food systems focused on marginal farmers. We must find ways to strengthen global fertilizer supply chains. At the same time, adopt agricultural practices for better soil health, crop health and yield. Traditional practices from different parts of the world may inspire us to develop alternative for regenerative agriculture. We need to empower our farmers with innovation and digital technology. We must also make solutions affordable for small and marginal farmers in the global south. There is also an urgent need to reduce agriculture and food waste and instead invest in creating wealth from waste. Friends, India's G20 priorities in agriculture focus on healing our one earth, creating harmony within our one family, and giving hope for a bright one future. I am happy to learn that we are working on two concrete outcomes: the Deccan high-level principles of food security and nutrition, and the Maharshi initiative for millets and other grains. The support to these two initiatives is a statement in support for inclusive, sustainable, and resilient agriculture. I wish you all success in your deliberations. Thank you. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का ये वीडियो संदेश, जो कि G20 की बैठक हैदराबाद में जो कृषि समूह की चल रही है उसमें उन्होंने अपना वीडियो संदेश दिया और काफ़ी अहम बातें उन्होंने कही हैं। एक बार उनको आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर कई लोगों का जो निर्वाह है वो कृषि से चलता है। उन्होंने कहा कि करीबन 30% का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कृषि क्षेत्र से आता है, जिसमें करीबन 60% नौकरियां भी हमें कृषि क्षेत्र से मिलती हैं। लेकिन अब जो ये क्षेत्र है, जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं उसके बाद कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे जूझ रहा है। उन्होंने कहा पहली जो चुनौती है वो ये है कि किस तरह से जो फूड सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रप्टेड हुई है, वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी आई है और क्लाइमेट चेंज, इसका जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि हम इसे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी अहम पॉइंटर्स बताए। उन्होंने कहा कि हम कैसे नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी फार्मिंग है इन दोनों को एक साथ पैरेलल लेकर चल रहे हैं, जिसमें जब हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया, जिसमें श्री अन्न को पैदा करने के लिए जो तमाम किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि उसमें आपको समय कम लगता है, उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें नॉर्मल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, प्लस वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्यों को लेकर भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर हम अब नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें उन्होंने
सॉयल हेल्थ कार्ड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे सोलर पंप्स के जरिए और अब सोलर मेथड्स के जरिए ये जो खेती बाड़ी है उसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ड्रोन्स के हेल्प से, उसकी मदद से मॉनिटर किया जाता है कि किस तरह से जो पैदावार है, जो खेती है, उसको उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 2023 जैसे कि हमने आपको बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय साल है, मिलेट्स को समर्पित है। और जो हैदराबाद में तमाम डेलीगेट्स आए हैं, उन्होंने कहा कि आपकी प्लेट पर आपको श्रीअन्न से जुड़ा हुआ खाने के लिए तमाम व्यंजन हैं वो आपको मिलेंगे। और सुपर फूड्स जिनको अब कहा जाता है, वो कैसे जो किसान हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि ये कम पानी के साथ साथ आगे बढ़ने में, और अब इनको वैश्विक पटल पर भी हमें पहचान दिलानी है। तो कलेक्टिव अप्रोच किस तरह से फूड सिक्योरिटी को लेकर आगे चलना है, जिसमें न्यूट्रिशन एक अहम भूमिका निभाएगा, और सपोर्ट टू मिलेट्स, ये दो अहम जो तथ्य हैं उन्होंने कहे कि कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ना। और भारत लगातार ग्लोबल साउथ का प्रमुख देश और अपनी बात मुखरता से हमेशा आगे रखता रहा है। फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बहुत सी खबरें और हैं। आप जुड़ रहिए न्यूज़ 18 के साथ। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा, और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और IMD DG मृत्युंजय महापात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। The adjoining areas of South Rajasthan. Along the coast of Saurashtra Kutch, wind speed has decreased, but still at present 50 to 60 kmph wind speed, gusting to 70 kmph wind speed prevails along the Saurashtra Kutch coast. It will gradually reduce, and by afternoon it may become 35 to 45 km per hour, gusting to 55 km per hour. So therefore, till noon, sea condition will continue to become rough to very rough. So fishermen should not venture into sea of Saurashtra and Kutch coast. The rainfall is continuing, heavy to very heavy rainfall over Saurashtra and Kutch districts. It will continue for today with heavy to very heavy rainfall at a few places and isolated extremely heavy falls, that is rainfall exceeding 20 centimeter. At the same time, rainfall belt also will extend to southern parts of Rajasthan from today afternoon, and we can expect heavy to very heavy rainfall. On 17th also heavy to very heavy rainfall will continue over South Rajasthan, and there could be extremely heavy rainfall at isolated places of South Rajasthan. The wind speed will have certain damaging impact for next 6 hours in terms of uprooting of small trees, uprooting, breaking of tree branches, and some damage, or you can say partial damage to telephone lines or electric lines, mud houses, tin houses, asbestos houses, hoardings, etc. could be affected by this wind during next 6 hours. Thank you. सर, आज के लिए किन किन एरिया में आप लोग वार्निंग दे रहे हैं? आज के लिए हम गुजरात और राजस्थान, ये 2 स्टेट के लिए वार्निंग दे रहे हैं। गुजरात में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा, स्पेशली सौराष्ट्र एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स। और नॉर्थ गुजरात रीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बनासकांठा वगैरह, उसमें भी बारिश हो सकता है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा जो साउथ राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, स्पेशली आफ्टरनून ऑनवर्ड्स। और 17 तारीख को रेनफॉल एक्टिविटी रिड्यूस होगा गुजरात में,
ओनली आइसोलेटेड हैवी टू वेरी भी हो सकता है नॉर्दर्न पार्ट्स में, मगर साउथ राजस्थान में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है 17 तारीख को कुछ इलाका में। हम सुन थे DGIMD मृत्युंजय महापात्रा को, जो कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब कमज़ोर पड़ गया है चक्रवात बिपरजॉय। उन्होंने कहा कि शाम तक इसके डीप डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और साउथ राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि अभी भी अलर्ट गुजरात और राजस्थान के लिए जताया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हैवी टू हैवी रेन हो सकती है। और अब बिपरजॉय का जो प्रभाव है वो सामान्य साइक्लोन की तरह ही देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिन में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और शाम तक इसके 30 से 40-45 के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ से ये डीप डिप्रेशन में चला जाएगा। टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल जो लाइंस हैं वहाँ हवा से दिक्कत हो सकती है। और कच्छ, नॉर्थ गुजरात, साउथ राजस्थान के लिए भारी बारिश की चेतावनी। और 17 जून को जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ भारी बारिश हो सकती है। तो अभी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो बिपरजॉय है वो कमज़ोर पड़ता हो, इसकी डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और जो हवाओं की स्पीड है अब वो पहले के मुताबिक कम हो गई है। बढ़ते आगे और बात करते हैं मेक्सिको की। तो मेक्सिको के कुछ पूर्वी इलाकों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा चुका। इस साल तीसरी बार लू के कहर के कारण लोग मेक्सिको सिटी से बाहर जा रहे हैं। मेक्सिको में इस बार 1 जून से लू का कहर जारी है, जबकि अप्रैल और मई में ही लू का कहर देखने को मिलता था। विशेषज्ञों का मानना है कि अकाल के कारण लू की स्थिति हुई है। अमेरिका में संघीय अदालत ने खुफिया दस्तावेज लीक मामले में यूएस एयर नेशनल गार्ड के जैक डगलस टेक्सीरा को दोषी ठहराया। मैसेच्यूसेट्स एयर नेशनल गार्ड के टेक्सीरा को राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित वर्गीकृत जानकारी को जानबूझकर अपने पास रखने और लीक करने के 6 मामलों में आरोपित किया गया है। इस मामले में टेक्सीरा को 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो और यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग फिर से दोहराई। अपने रात के वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संसद के उस कदम की प्रशंसा की जिसमें नाटो देशों से यूक्रेन को शामिल करने के लिए मजबूत प्रस्ताव लाया गया है। ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को पेश किए गए अमेरिकी कानून की भी प्रशंसा की, जो यूक्रेन द्वारा जब्त की गई रूसी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए इसे आसान बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि जापोरिजिया नाभिकीय संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी है। कखोवका बांध के टूटने के 1 सप्ताह बाद संयंत्र का निरीक्षण करने पहुंचे ग्रॉसी ने कहा कि ऐसी स्थिति में संयंत्र के पूर्ण क्षमता तक लौटने में समय लगेगा। संयंत्र अपने 6 रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए जलाशय का उपयोग करता है। कखोवका बांध इस जलाशय को भरने का काम करता था, लेकिन जल का स्तर कम हो गया। ग्रॉसी ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर संयंत्र में बने रहेंगे। फिजी के दक्षिणी भाग में कल रात 7.2 तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धरती से 167 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र दक्षिण प्रशांत महासागर के नुकालफोआ में टोंगा टापू से 291 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बताया गया है। जानमाल के नुकसान की अभी जानकारी नहीं मिली है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। इसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने की है। इससे पहले 10 जून को भी फिजी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तब NCS ने बताया था कि भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 5.9 की तीव्रता के थे। खबर फिनलैंड से, जहां सरकार बनाने के लिए नेशनल कोलिशन पार्टी ने यूरोस्केप्टिक और फिन पार्टी के साथ साथ 2 छोटे दलों को लेकर समझौता किया है। नेशनल कोलिशन पार्टी के नेता पेटेरी ओर्पो ने कहा कि सरकार गठन के सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और इसके साथ ही ओरोपो के फिनलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। 2 अप्रैल को हुए चुनाव में एनसीपी ने 48, फिन पार्टी ने 46 सीटें जीती थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पापा
क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर डालते हैं नजर स्पोर्ट्स रैप के जरिए। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीन के ली शी फेंग से होगा। किदाम्बी श्रीकांत अपने हमवतन लक्ष्य सेन को हराकर पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं एच.एस. प्रणय प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त जापान के कोदई नरोका से भिड़ेंगे। वहीं इंडोनेशिया ओपन के पुरुष एकल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप 2023 के पूल बी में भारत ने जापान को 3-1 से हराकर शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। जापान के खिलाफ इस मुकाबले में भारत की शुरुआत खराब रही। प्रतियोगिता के पहले मैच में अभय सिंह को तोमोताका एंडो के हाथों हार झेलनी पड़ी। हालांकि अगले मैच में जोशना चिनप्पा ने सतोमी वातानाबे को हराकर भारत को वापसी दिलाई। फिर भारत के सौरव घोषाल ने आर टीसू कुए को हरा दिया। आखिरी मैच में तन्वी खन्ना ने अकारी मिदोरिकावा को हराकर भारत को 3-1 से जीत दिला दी। अब सेमीफाइनल मैच भारत का सामना मलेशिया से होगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंडर 23 वर्ग में भारतीय पहलवानों ने 3 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। प्रवीण पांडुरंग पाटिल ने 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं ग्रीको रोमन के 77 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान विकास ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि नितेश ने ग्रीको रोमन वर्ग के 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। कोलंबिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप 2023 में धीरज बोमा देवारा, मृणाल चौहान और तुषार शेलके की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम कांस्य पदक जीतने में सफल रही। भारतीय टीम ने चीन को 5-3 के अंतर से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में खेले जा रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत और लेबनान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। आखिरी लीग मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली। हालांकि किसी भी टीम को सफलता नसीब नहीं हुई और मुकाबला 0-0 पर खत्म हुआ। वहीं एक अन्य ग्रुप स्तर के मुकाबले में वैनुआतु ने मंगोलिया को 1-0 से हरा दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से एशेज सीरीज की शुरुआत होगी। एशेज 2023 का पहला मैच बर्मिंघम के एजबैस्टियन मैदान पर खेला जाएगा। इसको लेकर दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले एशेज में इंग्लैंड को हराया था। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी ऑस्ट्रेलिया की कोशिश अपने अभियान को जीत के साथ शुरू करने की होगी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम पिछले संस्करण में मिली हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बच्चों के लिए होमोडायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। इससे अब किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों का यहां डायलिसिस हो पाएगा। अस्पताल के बाल रोग विभाग में सुविधा को शुरू किया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL शेरवाल ने इसका शुभारंभ किया। एम्स के बाद अब सफदरजंग हॉस्पिटल बच्चों के लिए डायलिसिस से शुरू करने वाला दूसरा अस्पताल
बन गया है। बच्चों को इससे पहले एम्स या फिर कलावती सरन अस्पताल रेफर किया जाता था, लेकिन अब सफदरजंग में ही बच्चों का डायलिसिस किया जा सकेगा। इस सुविधा के तहत ब्लड कैंसर, अनीमिया, होमोफीलिया और किडनी डिजीज जैसी जो बीमारियां होती हैं उनसे पीड़ित बच्चों का डायलिसिस किया जाएगा। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी नई डायलिसिस यूनिट शुरू हुई है। पुराना यूनिट को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। यहाँ किडनी या अन्य दूसरी बीमारियों के लिए मरीजों का डायलिसिस किया जा सकेगा। सफदरजंग में बच्चों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी है। इस पर MS BL शेरवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक कदम था, लॉन्ग टाइम अवेटेड था, जैसा कि देख रहे थे। कितना इससे फ़ायदा होगा बच्चों को, और जो बच्चे डायलिसिस के रिक्वायरमेंट से जूझ रहे थे उनके लिए कितना बड़ा इसको आप लाइफलाइन देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे पास जितने भी किडनी के पेशेंट आते थे, एक्चुअली खासतौर पर बच्चे, हमारे पास सुविधा जो है अडल्ट के लिए काफ़ी दिनों से अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा सुविधा अवेलेबल है। लेकिन बच्चों के लिए डेफिनेटली हम लोग पेशेंट को या तो एम्स रेफ़र करते थे या कलावती रेफ़र करते थे। लेकिन अब जो है हमने यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो हीमोडायलिसिस की सुविधा है वो शुरू की है, और उसके कारण जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, एक्यूट हों या क्रोनिक हो, उनका जो हीमोडायलिसिस की सुविधा है वो हमारे हॉस्पिटल में इन हाउस अवेलेबल होंगी। तो डेफिनेटली पेशेंट्स को कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, भेजना नहीं पड़ेगा। और ख़ास तौर पर उन पेशेंट के लिए जो पुअर हैं और जिनको ज़रूरत है हीमोडायलिसिस के लिए, लेकिन वो मार्केट में या बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत लंबी वेटिंग सरकारी हॉस्पिटल में है, तो वो उन पेशेंट्स को नई सुविधा से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और वो क्योंकि हम यहाँ पर हीमोडायलिसिस फ्री में अवेलेबल कराने वाले हैं। कितना फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट था, कितना बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आपके सामने आते थे और उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी? कम से कम 1 या 2 पेशेंट्स दिन में ऐसे आते थे जो एक्यूट रीनल शटडाउन में चले जाते थे, किडनी फेलियर में होते थे, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं थी। हम उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजते थे, पर वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। सरकार में हर जगह बहुत भीड़ होती है, तो हमारी ये सेवा से हमारे जो इमरजेंसी में आए हुए पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। प्राइवेट का ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 20-25 हज़ार का जो खर्चा होता है पर साइकिल, वो इनके काफ़ी लिमिट से बाहर होता है। डॉक्टर सुभा, आप भी क्लोज आई रखते हैं, आपके ओपिनियन से जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा ये इम्प्लीमेंटेशन मानते हैं और कितना मास लेवल पर इसका फ़ायदा होने वाला है? एक्चुअली जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, हम मानते हैं कि बच्चों में शायद लोगों को ये लगता है कि है ही नहीं, बट किडनी फेलियर इज़ अ रियलिटी एंड इट इज़ देयर इन द चिल्ड्रन ऑल्सो। और ये होने से एक जो हमने शुरुआत की है, अभी तो ये जैसे जैसे लोगों को अब पता चले, वो पता चल गया होगा। इनफैक्ट जब से ये मशीन लगी है काफ़ी लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर ये सुविधा शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से सफदरजंग आपको पता ही है, इट्स नॉट ओनली फॉर दिल्ली, इट इज़ फॉर ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल एंड कैलकाटा। तो वो पेशेंट सब, अभी भी मैं इनफैक्ट इमरजेंसी का राउंड लेके आ रही हूँ, तो मेरे पास अभी मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर और बिहार से 2-3 पेशेंट ऑलरेडी किडनी डिजीज़ के वहाँ इमरजेंसी में नेफ्रोटिक के ही हैं, बट बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, इनफैक्ट ये उपलब्धि मेरे को लगता है एक इंडिया की उपलब्धि है। बिल्कुल, बचाव जो है वही एक सबसे बड़ी सावधानी, और ये जो डायलिसिस है ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए लाइफलाइन है जो किसी ना किसी अभाव में, किसी सुविधा के अभाव में शिकार हो जाते थे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन अब ये बड़ी लाइफलाइन उनके लिए सफदरजंग ने शुरू कर दिया। कैमरामैन अहमद खान के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।